हेलो बच्चा पार्टी। आज की ये वीडियो बायोमोलिक्यूल का एक छोटा सा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स आपसे पूछे जाते हैं। बॉन्डिंग्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी मेहनत आपको एक्स्ट्रा होती है और कुछ नहीं है, क्योंकि आपको अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप किसी भी तरीके के फॉर्म को बनाने में फ्री हो जाती है। देखो बेटा, इस कार्बोहाइड्रेट की कहानी में, स्टोरी में ये है कि ये पहली जो डेफिनीशन आई वो कार्बो और हाइड्रेट यानी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आया, जहाँ पर कार्बो मीन्स कार्बन से था और हाइड्रेट मीन्स पानी से था, वाटर से था। यानी फर्स्ट डेफिनीशन जो इन्होंने कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन करी कि ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का एक्स मोल और वाटर के वाई मोल्स का कॉम्पोजिशन शो करेगा, वो सब के सब कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। इज इट क्लियर? बट ये थ्योरी ज़्यादा दूर तक नहीं काम कर पाई, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी आ गए जो फॉर्मूले को तो फॉलो कर रहे थे लेकिन वो नहीं थे कार्बोहाइड्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे CH3COOH। अब अगर आप कहोगे मैम ये कैसे, तो आप बेटा देखो कि इसमें कार्बन कितना है, 2 है, C2, ठीक। और H2O, H2O का मतलब कितनी हाइड्रोजन है आपके पास, 3 और 1 4, और ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो ये बन गया C2H2O का होल 2। क्लियर? तो फॉर्मूला तो इसने ये वाला फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये किसी भी तरीके से कार्बोहाइड्रेट की किसी भी करेक्टर को डिफाइन नहीं कर रहा था। सेम ऐसे अगर हम HCHO के कंपाउंड को देख लें तो यहाँ पे कार्बन है 1 और H2O की पावर भी 1, तो ये भी फॉर्मूला ये वाला बना देगा। तो इसका मतलब कि केवल इस एक कॉम्पोजिशन से ही हम कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तब हमें रिक्वायरमेंट हुई एक ऐसी डेफिनेशन की जो एटलीस्ट कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज को डिफाइन कर सके। एंड देन मॉडर्न डेफिनेशन जो मेकअप की गई कार्बोहाइड्रेट की, वो ये आई कि कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एंड ऑप्टिकली एक्टिव। अब एक एक वर्ड का गेम है, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन गेन आउट कराएंगे आफ्टर द हाइड्रोलिसिस, या उनमें पहले से ही ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो बेटा तीन बातें आई इस कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने के लिए। पहला, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हुआ कि उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी डेक्स्ट्रो एंड लीवो को फॉर्म करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए हम लोगों को सबसे पहले शॉर्ट आउट करना पड़ता है कि एटलीस्ट उस कंपाउंड में कम से कम एक कायरल कार्बन तो प्रेजेंट हो। What do you mean by chiral carbon? Whenever the 4 valencies of carbons are satisfied with 4 different groups, then it is called, this center carbon is called chiral carbon. तो ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब हुआ कि उस कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट में कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, और एल्डिहाइड हो यानी इस OH के साथ CHO हो, या कई सारे OH के साथ कीटोनिक ग्रुप हो। यानी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास दो ही आए, या तो एल्डिहाइड आएगा या कीटोन आएगा। अब जैसे इस एक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमने इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया,
तो क्लासिफिकेशन भी अलग अलग बेस पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किए गए। क्लियर? क्लासिफिकेशन अगर हमने पहला निकाला जो कि सैकराइड्स के फॉर्म में था, यानी हाइड्रोलिसिस के डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट केस, डिपेंडिंग अपॉन द behavior towards hydrolysis। मैंने अभी आपको यही बात कही कि या तो हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें इस तरीके के कंपाउंड मिले पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, या ऑलरेडी वो पहले से ही ऐसे कंपाउंड्स हो। तो अगर हमने हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेस पर इसकी स्टडी करी तो कार्बोहाइड्रेट का डिवीज़न 3 कैटेगरीज में किया गया। फर्स्ट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स, second one is oligosaccharides, and third one is polysaccharides। और सबके स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में है। मोनोसैकेराइड्स भी हमने, यानी इस मोनो मतलब वन, सैकेराइड मतलब शुगर यूनिट, यानी जो ओनली वन शुगर यूनिट का बना हुआ कंटेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फर्दर हाइड्रोलाइज होकर के कोई सिंपलेस्ट यूनिट को फॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी वो बेसिक आएगी 3 to 7 के बीच में, इससे ज़्यादा ये अपग्रेड नहीं होगा। और मोनोसैकेराइड्स को भी स्टडी करने के लिए हमने और सिंपल फॉर्म को अडॉप्ट किया कि हमने कहा कि ये सैकेराइड्स दो तरीके के हम पढ़ सकते थे, वन इज़ एल्डोज and another is ketose। What do you mean by aldose? Yani those organic compound in which aldehydic group is present as a main functional group, and whenever the ketone is present as a main functional group, that is called ketone। तो एल्डोज का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होगा C6H12O6। और कीटोन में कीटोस का जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो है फ्रक्टोज, जिसका भी फॉर्मूला C6H12O6 होगा। दोनों ही के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं, बट द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, सो दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। क्लियर? फंक्शनल आइसोमर। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने कैटेगरी देखी ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो मतलब होता है फ्यू, कुछ कंटेंट की बात करेगा। तो इसका मतलब अगर हम हाइड्रोलिसिस पर 2 to 10 मॉलिक्यूल्स का डिवीज़न कर सकने में कैपेबल हों, यहाँ तो कोई डिवीज़न नहीं था, यहाँ हाइड्रोलिसिस से कुछ नहीं एक्स्ट्रा मिल रहा था, लेकिन ओलिगोसैकेराइड का जब आपने हाइड्रोलिसिस कराई तो 2 to 10 की पॉसिबिलिटी आई, और उस 2 to 10 में अगर हमें हाइड्रोलिसिस कराने पर 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, देन दिस इज कॉल्ड डाइसैकेराइड्स। और इस डाइसैकेराइड्स के भी कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हमें इस टॉपिक में पढ़ना होगा। वो कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। क्लियर? सेकेंड उसने कहा कि अगर हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस 3 मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आएंगे कलेक्शन में, तब उसको हम कहते हैं ट्राइसैकेराइड्स। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ट्राइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल होंगे रेफिनोज, रेफिनोज। और अगर आफ्टर हाइड्रोलिसिस 4 यूनिट्स मिलेगी, दैट इज कॉल्ड टेट्रासैकेराइड्स।
टेट्रा मीन्स 4 यूनिट शुगर की मिल रही हैं, तब हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होगा स्ट्राइक्रोज। अगर हमें 5 मिल जाएगी तो पेंटासेक्राइड्स। तो 10 तक की यूनिट्स को उन्होंने ओलिगो के ब्रांच में ही इंक्लूडेड किया। नेक्स्ट हमारे पास फिगर आती है लास्ट वन, जिसे हम कहते हैं पॉली। पॉली मतलब होता है मैनी, ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, और मोनो मीन्स होता है वन, यानी सिंगल यूनिट। मैनी का मतलब हो गया, अब इसकी लिमिट 10 से ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा ही होगी, यानी यहाँ पर जो n की रेंज आती है वो 100 टू 3000 के अप्रॉक्स आती है। और यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि अब अगर हमने पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस कराई, तब हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं मोनोसैकेराइड्स की वो 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, एंड ग्लाइकोजन। CELL और ग्लाइकोजन। अब अगर आप एक बात देखो बेटा, मैंने इतनी देर से आपको एक ही बात कही कि ये आफ्टर हाइड्रोलिसिस इतने सारे सिंपल यूनिट देंगे। सिंपल यूनिट यानी मोनोसैकेराइड देंगे। मोनोसैकेराइड में दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, या तो एल्डोज है या कीटोज है। यानी या तो मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए या फ्रक्टोज का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बार बार इन्हीं की एडिशन से आगे की सारी यूनिट, सारे क्लासिफिकेशन के कंटेंट्स को हम ईजिली मेकअप कर सकते हैं। तो ये तो हुआ जब हमने हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन किया। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन उसके टेस्ट के बेस पर करा, टेस्ट का बेस मतलब हुआ कि वो मीठ स्वीट हैं या नॉन स्वीट्स हैं, तो दो तरीके की शुगर होगी, या तो शुगर होगी जो कि मीठी होगी, या नॉन शुगर होंगे जो स्ट्रक्चर तो कार्बोहाइड्रेट का देंगे लेकिन उनका कोई भी टेस्ट नहीं होगा। तो जो शुगर्स होंगे वो जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे और ओलिगोसैकेराइड्स होंगे और जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वो सारे के सारे शुगर के टेस्ट के होंगे। यानी कौन कौन से कंटेंट, मैंने आपको कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक की बात कही कि जितने शुगर्स होंगे वो सारे मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड वाटर सॉल्युबल, ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स होगी और तभी ये स्वीट इन टेस्ट होंगे और ये शुगर की कैटेगरी में डिफाइन किए जाएंगे। क्लियर? और जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे, जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे ये अमॉर्फस सॉलिड्स होंगे। इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बेटा कि ये एमॉर्फस सॉलिड होंगे और इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डायरेक्ट डालोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे और टेस्टलेस होंगे, क्योंकि तभी हमने इसको टेस्ट के बेस पर डिवाइड किया था कि टेस्ट के बेस पर अगर हम डिवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को तो दो तरीके के हुए, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर की करेक्टरिस्टिक्स ये हैं और नॉन शुगर की ये है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर इसको कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड करें, प्रॉपर्टी मतलब कि हमारे पास दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका मतलब इसमें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी प्रेजेंट होगा। तो जब हमने रिड्यूसिंग और
नॉन रिड्यूसिंग के बेस पे किया, तब भी हमारा करेक्ट कार्बोहाइड्रेट दो पार्ट में डिवाइड होगा. वन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग मतलब होता है कि कुछ रिएजेंट्स जैसे टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशंस या बेनिडिक्ट सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि ईजिली किसी भी कार्बोहाइड्रेट से रिड्यूस हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर. और जो उन रिएजेंट्स को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, दे आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग. लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ रिड्यूस कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते? देखो बेटा, जब अभी आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करोगे तब आपको पता चलेगा कि जो इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, अगर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री स्टेट में है तब तो ये अपनी प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ को शो कर देगा. लेकिन अगर इस एल्डिहाइडिक ग्रुप का यूज़ हम जब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाने में करते हैं, यानी हेमी एसिटल के फॉर्मेशन में यूटिलाइजेशन करेंगे, और अगर हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है रिंग ग्रुप के लिए, तो अब ये प्योर एल्डिहाइड नहीं रह जाएगा. और जब प्योर एल्डिहाइड नहीं रह जाएगा तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रॉपर्टी को भी शो नहीं कर पाएगा. तो ये जितने माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, कौन कौन से मैंने भी आपका नाम लिया आपके सामने. टॉलेंस रिएजेंट, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग लैब में सिल्वर टेस्ट के फॉर्म में करते हैं. दूसरा इसका फेलिंग सॉल्यूशन होता है. ये फेलिंग सॉल्यूशन भी हम लोग लैब में बच्चों को करवाएंगे, ताकि ये दो तरीके के सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी. जब दोनों के इक्वल अमाउंट्स को मिक्स किया जाता है, तब हम इस कंटेंट में एल्डिहाइडिक ग्रुप का कोई भी ऑर्गेनिक कंटेंट डालें तो वो रेडिश कलर का, ब्राउन कलर का Cu2O का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है. क्लियर? तो यहाँ पर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का केवल बेटा इतना ही डेफिनेशन है कि जो कार्बोहाइड्रेट, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे, दैट्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स, और जो नहीं कर पाएंगे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर. अब कौन से ऐसे हैं जो पॉसिबल हैं और जो कौन से ऐसे हैं पॉसिबल नहीं है? तो जितने डाइसैकराइड्स हैं जैसे सुक्रोज, जिसमें कि दो मोनोसैकराइड यूनिट्स आपस में कंबाइंड हो रही हैं, वो अपनी रिड्यूसिंग सेंटर्स को अगर फ्री कर पाने में पॉसिबल हैं, सो दे आर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर्स. क्लियर? और नॉन रिड्यूसिंग कौन से हमारे पास आ गए? पॉलीसैकराइड्स जितने होंगे जनरली वो हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे. क्लियर? तो सिंपल सी बात, वही ऊपर वाली कैटेगरी आ गई कि जो पॉली होगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो कि हम यूज़ नहीं कर पाएंगे. यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई. अब मैंने आपको कहा कि इसके साइक्लिक और ओपन स्ट्रक्चर की बात को लेकर के, साइक्लिक और ओपन स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले, ग्लूकोज को स्टार्ट करने से पहले, हम आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बता दें कि जब भी हम साइक्लिक फिगर की बात करते हैं तो किस जगह पर जाकर के, अगर आप ग्लूकोज के इस चैप्टर को ही देखेंगे तो बहुत जगह पर आपको दिखाई देता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज. तो ये अल्फ़ा, ये डी, ये बीटा, ये डी, ये सब क्या है? ये हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको समझने के लिए यहाँ पर जो मैंने कैपिटल डी लिखा है या कैपिटल एल लिखूँगी, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इसको आप कभी भी स्मॉल डी एंड एल से कंपेयर नहीं करेंगे. ये दोनों एक भी फैक्टर नहीं है. ये डी और एल एक फैमिली को बिलोंग करता है जिसमें केवल कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन ऑफ एच एंड ओ एच को डिफाइन किया जाएगा. क्लियर? जबकि ये कैप स्मॉल डी और स्मॉल एल ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं
ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हम डी और एल कहते हैं, जहाँ डी मीन्स होता है डेक्स्ट्रो और एल मीन्स होता है लीवो। यहाँ स्मॉल डी और कैपिटल डी में बहुत डिफरेंस हो गया। ये एच और ओ एच की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा, और ये केवल पीपीएल की डायरेक्शन को मूव कराने वाले आइसोमर्स के नाम दिए जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट के सेकेंड लास्ट कार्बन की बात करें, आई एम टेलिंग सेकेंड लास्ट कार्बन, सिंपलेस्ट कार्बन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सेकेंड लास्ट कार्बन में इफ H in the left hand side and OH in the right hand side, then it is called D. And if the structure is CH2OH and the second last carbon OH is left hand side and H is right hand side, then the structure is called L form. क्लियर? तो जब भी हम आपको स्ट्रक्चर के लिए कहेंगे, अब आपके दिमाग में रखना कैपिटल डी मीन्स द सेकेंड लास्ट कार्बन पोजीशन इज एच इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ओ एच इज ऑन द राइट हैंड साइड। क्लियर? सेकेंड वर्जन यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का आता है। अब अल्फ़ा और बीटा कहाँ से डिफाइन किए जाते हैं? ये हमेशा किसी भी कार्बोहाइड्रेट के फर्स्ट कार्बन की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। यानी अगर फर्स्ट कार्बन में एच और ओ एच की पोजीशन का डिटर्मिनेशन देखें, तो फर्स्ट कार्बन में अगर एच कार्बन फर्स्ट एच और ओ एच और बाकी नीचे स्ट्रक्चर एज यूजुअल चलता चला जाए, तब इस C1 कार्बन के पोजीशन को C1 कार्बन में if the H is on the left hand side and OH on the right hand side, then the structure is called alpha. And if C1 carbon contains OH on the left hand side and H in the right hand side, then the structure is called beta. तो दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए। और इस C1 कार्बन को कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन। सो टू डिफरेंट आइसोमर्स जिसमें केवल पोजीशन ऑफ एच एंड ओ एच आर डिफरेंट, अगर दो डिफरेंट पोजीशन से हमारे पास टू डिफरेंट आइसोमर्स फॉर्म होंगे C1 कार्बन के थ्रू, तो ऐसे दो आइसोमर्स को हम कह सकते थे एनोमर्स। आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आई कि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल ओनली रिकॉग्नाइज द सेकेंड लास्ट कार्बन में पोजीशन ऑफ एच एंड ओ एच, पोजीशन ऑफ एच एंड ओ एच, और अल्फा एंड बीटा डिफाइन का फर्स्ट कार्बन पे पोजीशन ऑफ एच एंड ओ एच। क्लियर? नेक्स्ट इसमें अब हम लोग जो एक सिंपल फिगर की बात कर रहे हैं, जिसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज के अगर हम ओपन स्ट्रक्चर को देखते हैं, देन द फिगर इज C6H12O6। तो अगर इस फिगर को देखा तो CHOH का होल 4 और CH2OH। So in this aldehyde group is present, so it is called एल्डोज। अगर हम फ्रक्टोज को देखते हैं तो इट मीन्स इसके भी पहले हम ओपन स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं, तब हमारा फिगर था C6H12O6 एंड देन द स्ट्रक्चर इज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। यानी ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप था और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। यहाँ पर
सेकेंड कार्बन मेरा जो है वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन। तो जब भी आप इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो हमेशा देखिएगा कि जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब हम इसको मूव करके लेके जाएंगे तो दो तरीके के फिगर से हम इसको रिजेंबल कराएंगे। अगर वो पायरेन के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करेगा, स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पायरेन स्ट्रक्चर, ये केमिकल कंपाउंड, और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूरेन स्ट्रक्चर। तो whenever the cyclic structure resemble with the pyrene, then it is called pyranose, and if the structure is resemble with the furane, then the structure is called फ्यूरानोज। तो ऑब्वियसली बात है ना कि इसमें कितने कार्बन की चेन बनी, 1 2 3 4, तो हमारे पास यहाँ पे 3 1 4 और 1 5, तो एक एक CH2 अगर हमने ऊपर लगाया तो हमारा स्ट्रक्चर जो फ्रक्टोज का बनेगा वो फ्यूरेन के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करेगा, जबकि जो 6 कार्बन का फिगर बन रहा है वो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा। तो पहले इन बेसिक फैक्टर्स को एक बार आप क्लियर कर लीजिए, एंड देन वी मेक अ proper video in which different type of carbohydrates, in which carbon is attached with which carbon with which bonding। और जब भी कार्बोहाइड्रेट में एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ कनेक्ट होती है तो जिस बॉन्ड से कनेक्ट होती है उसको भी हम क्या कहेंगे, इन सब का डिटेलिंग जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे ताकि आपको स्ट्रक्चर्स भी क्लियर होंगे। ओके।